हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। परीक्षा वाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अध्याय 14 ऊर्जा संसाधन का भाग 2। इसका भाग 1 हम पहले ही देख चुके हैं। अब इसके बचे हुए मेन पॉइंट जो भी हैं वो भाग 2 में आज हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अगर देखें अपना इंडेक्स अगर देखें जिसके हिसाब से हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट और 14 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15। तो आप सभी लोग बने रहें। जिसने अगर ये वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और चैप्टर नंबर 14 का भाग 1 वो ज़रूर देख लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो कल हम बेसिक जानकारी और कुछ जिलों के बारे में देख चुके हैं, प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। आज हम देखेंगे चमोली की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। बहुत ध्यान से आपने सुनना है और अपने नोट्स ही बनाते चलने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चमोली की प्रमुख परियोजनाएं। तो सबसे पहली परियोजना है इसमें विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें पहले से जब प्रयाग हमने पढ़े थे पंचप्रयाग, तो उसमें प्रथम प्रयाग था विष्णु प्रयाग। तो वो कहाँ पर स्थित था? चमोली में था। तो ये परियोजना भी चमोली में है। नदी है इसमें अलकनंदा और इसकी क्षमता है 650 मेगावाट। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित है, तो इस वजह से 88% तो इनका है, 12% हमारे उत्तराखंड की रॉयल्टी यानी हमें फ्री में प्राप्त होगी। कल के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, अगर केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार हमारे उत्तराखंड राज्य में परियोजना बनाती है तो उसका 12% रॉयल्टी के रूप में उन्हें हमें देना होगा। तो विष्णु प्रयाग परियोजना का 12% रॉयल्टी हमारे उत्तराखंड को प्राप्त होता है। अगली परियोजना है विष्णुगार पीपलकोटी परियोजना। ये अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। ये निर्माणाधीन है यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका रख रखाव यानी बनाने का काम THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया गया है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई है। THDC स्थापना 1988। अगली परियोजना देखते हैं देवसारी जल विद्युत परियोजना। ये भी निर्माणाधीन है। ये पिंडर नदी पर बन रही है। ये सुरंग प्रणाली से निर्मित है यानी पानी को जमीन के रास्ते न बहा के और सुरंग के माध्यम से बहाया जाएगा, जिससे आम जनजीवन कोई अस्त व्यस्त न हो। तो इसे रन ऑफ रिवर तकनीक भी कहते हैं। सुरंग प्रणाली से निर्मित कोई भी परियोजना है उसको इंग्लिश में कहते हैं रन ऑफ रिवर तकनीक। और इसका जो संचालन करेगी SJVNL करेगी, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVNL। इसका फुल फॉर्म है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अगली परियोजना है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। ये पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर बनी हुई है। इसकी क्षमता 520 मेगावाट होने वाली है और इस पर भी काम चल रहा है, अभी निर्माणाधीन है। अगली परियोजना है झेलम तमक परियोजना। नदी पश्चिमी धौलीगंगा, ये निर्माणाधीन है। इसका काम देखेगी THDC। अगली परियोजना है मनेरी झेलम परियोजना। उत्तरकाशी में मनेरी भाली देखी थी हमने, पाला मनेरी देखी थी, लोहारी नागपाला देखी थी। मनेरी भाली के 2 फेस थे वहाँ पर उत्तरकाशी में और भागीरथी पर बनी हुई थी। यह है मनेरी झेलम। ये पश्चिमी धौलीगंगा में चमोली में स्थित निर्माणाधीन परियोजना है, जिसका रखरखाव हमारी THDC करेगी। THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगली परियोजना है गोहना ताल जल विद्युत परियोजना, जो विरही गंगा नदी पर बन रही है। यह परियोजना निर्माणाधीन है और इसका रखरखाव का काम या संचालन का काम THDC को सौंपा गया है। अगली परियोजना है लाता तपोवन परियोजना। यह अलकनंदा नदी पर निर्मित है। राजवक्ति परियोजना ये नंदाकिनी पर स्थित है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा नदी पर स्थित है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा नदी पर स्थित है। अब कुछ अन्य नदियां जो अन्य डैम या बांध कहें, बगौली डैम, मेलखेत डैम, पाडुली डैम, ये सभी पिंडर नदी पर स्थित चमोली में स्थित डैम है। इन सभी पर काम चल रहा है, बगोली डैम, मेलखेत डैम और पाडुली डैम।
आप लोग के लिए एक सवाल है, सिमल खेत घाटी पढ़ी थी हमने, सिमल खेत घाटी, घाटियों वाला चैप्टर मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो आपने ये बताना है सिमल खेत घाटी कहाँ स्थित है, और अलकनंदा और पिंडर के संगम को क्या कहते हैं ये भी बता दे तो बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं पौड़ी गढ़वाल की प्रमुख परियोजनाएं। सबसे पहली परियोजना है कालागढ़ बांध परियोजना। ये पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई होने वाली है 126 मीटर। अगली परियोजना है रामगंगा परियोजना, पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 198 मेगावाट होने वाली है। मेगावाट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कल ही, 10⁶। अगली परियोजना है मरोड़ा परियोजना, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, नयार नदी पर है। अगली परियोजना है उतियासू बांध, ये अलकनंदा नदी पर बनने वाली है। जिन नदियों की क्षमता मैंने नहीं लिखाई है उनमें डाउट है, क्योंकि अलग अलग किताबों में उनकी क्षमता अलग अलग लिखी है। इसी वजह से जिनकी क्षमता मैंने नहीं लिखाई है उसको आप एक बार सही से सर्च कर लें, अगर आपको ठीक लगे तो उसको याद कर लें, अन्यथा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम याद रख लें कहाँ स्थित है क्या है तो काम हो जाएगा। आज नोट्स पर फोकस करते हैं, फिर इन परियोजनाओं को ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो भी देखेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें, आप मैप में इनको भरते रहें। अगला है हमारा हरिद्वार। तो हरिद्वार में है सबसे पहले ऊपरी गंगा नहर। यह राज्य की सबसे पुरानी नहर स्थित है, जिसका निर्माता थॉमसन है 42 से 54 के बीच में, 1842 से 54 के बीच में। यह हरिद्वार से कानपुर तक स्थित है। ऊपरी गंगा नहर, इसी के पास हमारा थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी बना था। और पहली मालगाड़ी यहीं चली थी 1851 में, पहली मालगाड़ी। पैसेंजर ट्रेन हमारे भारत में सबसे पहले 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। लेकिन जो रेल चली थी उससे पहले चल गई थी, लेकिन वो मालगाड़ी थी। और एक कहाँ चली थी, रुड़की से पिरान कलियर के बीच में चली थी। ये थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज का जो काम चल रहा था उसी के तहत, ये ध्यान रखेंगे। अगली परियोजना है पथरी परियोजना, ये गंगा नहर पर स्थित है। इसकी क्षमता 20.40 मेगावाट है। अगली है मोहम्मदपुर परियोजना, हरिद्वार की, गंगा नहर पर स्थित है ये भी, और इसकी क्षमता है 9.30 मेगावाट, 9.30 मेगावाट। अच्छे, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज को आजकल रुड़की आईआईटी भी कहते हैं। तो आपने बताना है हमारे देश का पहला आईआईटी और रुड़की आईआईटी कौन से नंबर का आईआईटी है, ये भी आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ढूंढे, सर्च करें। अगला है हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की प्रमुख परियोजनाएं देखते हैं। सबसे पहले पंचेश्वर बांध परियोजना, 1996 की संधि के तहत भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना होने वाली है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर निर्धारित की गई है। इसकी क्षमता के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी क्षमता 5040 मेगावाट होगी। अगली परियोजना है कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना, ये काली नदी पर स्थित पिथौरागढ़ में परियोजना होने वाली है। अगली है सैला उर्थिक परियोजना, पिथौरागढ़ में स्थित। तालेश्वर परियोजना पिथौरागढ़, चिरकिला बांध पिथौरागढ़, और सुरनीगार परियोजना ये भी हमारे पिथौरागढ़ में। इनके नाम याद रखने हैं, नाम याद रख लें काम हो जाएगा। कभी कभी पूछ देते हैं चिरकिला बांध कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना आपने। बगौली डैम कहाँ पूछ देंगे, तो मेलखेत डैम कहाँ है, तो आपने ध्यान रखना है कौन सी चीज़ कहाँ है। इनको मैप में भी भर लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, टिहरी गढ़वाल। यहाँ पर हमें टिहरी डैम के बारे में भी पढ़ना है, उस पर बने हुए पुल के बारे में भी पढ़ना है। तो बहुत सारी नई चीज़ें कवर होने वाली है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। तो अगला जिला है हमारा टिहरी गढ़वाल। तो यहाँ पर है कोटली भेल परियोजना, जो गंगा नदी पर निर्माणाधीन है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट आंकी गई है। कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पर। गंगा नदी कैसे, जब हमारी गंगा नदी ऊपर से आती है ये भागीरथी से, तो यहाँ पर देवप्रयाग बनता है टिहरी गढ़वाल में। यहाँ से अलकनंदा आती है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को टिहरी में देवप्रयाग कहते हैं। तो टिहरी से थोड़ा आगे को जो नदी बढ़ेगी वही गंगा नदी होती है। तो इसी गंगा नदी पर यह बना हुआ है। हमारी गंगा नदी गंगा नाम से ये देवप्रयाग के बाद ही बहती है, उससे पहले वो भागीरथी नाम से बहती है। इसके बारे में कई बार आपको बता भी चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैं आपको उसकी सहायक नदियों के बारे में बता चुका हूँ। कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पर है, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट हो सकती है और निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन। अगली है कोटेश्वर बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया सवाल है। ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जिसकी क्षमता है
400 मेगावाट। अगली है लंगरासू परियोजना, लंगरासू परियोजना हमारे टिहरी गढ़वाल में है। अगली है झालाकोटी परियोजना, झालाकोटी परियोजना ये भी हमारे टिहरी गढ़वाल में है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हमारे टिहरी डैम या टिहरी बांध परियोजना पर। इससे रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट कवर करे हैं, हमें फैक्ट पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। और जिस तरीके से मैंने फैक्ट लिखे हैं आप भी ऐसे लिखें तो कम जगह पे आपके सारे नोट्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, ये किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है, जिसको हम गणेश प्रयाग भी कहते थे पहले। तो कौन सा प्रयाग टिहरी डैम की वजह से समाप्त हो चुका है? गणेश प्रयाग। और मुख्य नदी कहेंगे तो भागीरथी, क्योंकि आगे को जो नदी बढ़ती है वो भागीरथी होती है। इस डैम की जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है, जो हमारे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा डैम, हमारे भारत का सबसे ऊंचा डैम है। विश्व में और एशिया में इसका स्थान, एशिया में पहला, विश्व में चौथा दिखा रहा है, लेकिन अगर आप सर्च करते हैं तो इसके विश्व में अलग स्थान आता है, तो इस वजह से मैंने जानबूझ के लिखाया नहीं है। लेकिन परीक्षा वाणी में एशिया में इसको नंबर 1 और विश्व में नंबर चौथा बताया गया है। लेकिन अगर आप सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा ये नंबर 1 नंबर चौथा नहीं है। इसका एक अन्य नाम रखा गया है, इसकी विशालता के कारण इसको राष्ट्र का गांव की संज्ञा भी दी गई है। टिहरी डैम परियोजना को उसकी विशालता के कारण राष्ट्र का गांव की संज्ञा भी दी गई है। यह एक काफर बांध है। काफर बांध क्या होता है? मिट्टी और पत्थर से निर्मित बांध। हमारे टिहरी डैम के डिजाइनर हैं जेम्स ब्रून, डिजाइनर यानी आर्किटेक्ट, ध्यान रखेंगे, डिजाइनर हैं जेम्स ब्रून। इसकी प्रारंभिक क्षमता 600 मेगावाट थी। फिर बाद में क्या हुआ था? बाद में हमारा रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, 1986 में भी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसके बाद इसकी फेज़ बढ़ा दिया गया, इसे 2 चरणों में बनाया गया बाद में। तो पहला चरण इसका 1000 मेगावाट का था और दूसरा चरण इसका 1400 मेगावाट का था। ये कब से हुआ? जब हमारा रूस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी कब हुआ वो देखने वाले हम। इसकी वर्तमान जो कैपेसिटी है वो है 2400 मेगावाट। ये देखो मैं बता चुका हूँ आपको, 2400 मेगावाट। अब ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये 42 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। टिहरी डैम कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 42 वर्ग किलोमीटर में। और जो जलाशय है, जलाशय मतलब जहाँ पर ये पानी है टिहरी डैम का, उस जलाशय का नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। इसे सुमन सागर भी कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। और इसमें जल धारण क्षमता यानी इसकी कैपेसिटी कितना है, कितना पानी ये डैम ले सकता है? तो इसकी जल धारण क्षमता है 354 करोड़ मीटर क्यूब, 354 करोड़ मीटर क्यूब। और वर्तमान में कितना एक्टिव वाटर है इसमें काम करने वाला? अभी कितना वाटर है इसमें? 261 करोड़ मीटर क्यूब, 261 करोड़ मीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे मैंने डालने की कोशिश करी इनमें। तो अब देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड, हमारे टिहरी डैम से रिलेटेड। इसको मंजूरी मिली 1972 में योजना आयोग ने। टिहरी डैम को मंजूरी दी 1972 में योजना आयोग ने। तो कल आपसे मैंने एक सवाल भी पूछा था, योजना आयोग कब बना था? आपने ध्यान रखना है, योजना आयोग जब भी बना था तो योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 से एक नई संस्था काम कर रही है जिसको कहते हैं नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में, उस टाइम पे पहले योजना आयोग ही होता था, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी हमारे यहाँ, 5 ईयरली प्लान चलते थे, योजना आयोग ही देखता था उनको। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17 के बीच में थी, लेकिन मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त कर दिया, उसकी जगह पे नीति आयोग ले आए। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो योजना आयोग ने हमारे टिहरी डैम को मान्यता दी है 1972 में। 1978 में इसका बांध निर्माण काम शुरू हो गया। लेकिन फिर वही, हमारे यहाँ कितनी भी योजनाएं आ जाएं, कितना भी हो जाए, टाइम पर वो कभी पूरे होते ही नहीं हैं। तो इसी वजह से बाद में 12 जुलाई 1988 को भारत सरकार ने THDC का गठन किया, 12 जुलाई 1988। उससे पहले, अच्छा, जो ये काम रुका था 1978 में, बांध निर्माण काम शुरू किया, तो इस पर काम कर रहा था उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग। तो काफ़ी लेट लतीफ़ भी हो रही थी, पैसा भी फालतू का खर्चा हो रहा था। उसके बाद हमारा समझौता हुआ 1986 में रूस के साथ।
रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गर्वाचोव भारत आए तो हमारा रूस के साथ समझौता हुआ। तो जो पहले हमारा डैम 600 मेगावाट का था, अब उसको 2 चरणों में डिजाइन किया गया। पहला 1000 मेगावाट, दूसरा 1400 मेगावाट। तो उसी के बाद इस काम को बहुत बढ़िया से करने के लिए 12 जुलाई 1988 को हमने THDC का गठन किया, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और THDC ने इस पर काम शुरू किया हमारे टिहरी डैम पर 1989। अब ये योजना कैसे बटी हुई है 2400 मेगावाट, उसी का डायग्राम देखेंगे। इसका जो पहला फेज है वो 1000 मेगावाट का है, टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना। टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना। और दूसरे चरण पे है इस पे 1000 और 400 मेगावाट की 2 योजनाएं। तो 1000 मेगावाट वाली है टिहरी पंप एवं स्टोरेज प्लांट, टिहरी पंप एवं स्टोरेज प्लांट। और 400 मेगावाट की है इस पर कोटेश्वर बांध, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर पढ़ा था। तो पहला चरण है इसका 1000 मेगावाट का, और दूसरा फेज है इसका 1400 मेगावाट का। वो 1400 मेगावाट को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें पहला 1000 मेगावाट है टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट पर, और 400 मेगावाट है हमारा कोटेश्वर बांध पर। 400 मेगावाट है हमारा कोटेश्वर बांध पर, ध्यान रखेंगे भागीरथी नदी पर। 30 जुलाई 2006 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, परियोजना का पहला चरण जो 1000 मेगावाट वाला था वो स्टार्ट हो गया, हमारे भारत राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। ये वाला हिस्सा ये भारत को समर्पित हो गया, यानी टिहरी डैम से विद्युत उत्पादन या इसका कार्य कब से स्टार्ट हो गया? 30 जुलाई 2006, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हमारे उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए। अब कुछ अन्य फैक्ट या हमारा जो डैम है, डैम पे रिलेटेड एक पुल बना हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं डोबरा चांटी पुल। एक ये टिहरी तहसील है, इस साइड पे है प्रतापनगर तहसील। तो इन दोनों को बीच में जोड़ने का काम किया है। बीच में है टिहरी डैम, तो उसी के बीच में है हमारा ये डोबरा चांटी पुल, जो भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। माना कोई रोड चलती है एक ही साइड से, यानी उसी साइड पे क्या होंगे, गाड़ियां आएंगी भी और उसी साइड से गाड़ियां जाएंगी भी, तो यही होता है सिंगल लेन। तो डोबरा चांटी पुल भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन पुल है। सस्पेंशन माने झूला पुल, जो कितना मीटर लंबा है? 440 मीटर लंबा पुल है। 440 मीटर लंबा पुल है। ये टिहरी तहसील को प्रतापनगर तहसील से जोड़ता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। टिहरी डैम खुद भागीरथी नदी पर है, तो ये पुल भी भागीरथी नदी पर होगा। भागीरथी नदी हमारे गोमुख, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। इसकी 5 सहायक नदियों का कोड मैं कल भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। RKJSA, आर के जैसा, आर से रुद्र गंगा, के से केदार गंगा, जे से जाड़ गंगा, एस से सिया गंगा, ए से असी गंगा। तो उम्मीद है आपने पहले भी नोट करे होंगे RKJSA। इस ब्रिज का या पुल का उद्घाटन हुआ है 8 नवंबर 2020 को। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 850 मीटर, 850 मीटर। और इसकी अनुमानित उम्र बताई गई है 100 वर्ष। अनुमानित उम्र मतलब ये कितने सालों तक बचे रहेगा? 100 साल तक। फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से आपने सुनना है। तो इसकी अनुमानित उम्र जो एक्सपर्ट्स ने इसके डिज़ाइन को देखकर कहा है कि इसकी अनुमानित उम्र यानी 100 साल तक ये अच्छे से काम करेगा। तो अभी हमने इसकी ऊंचाई देखी 850, तो इसके नीचे हमारा टिहरी डैम बना है, ये भी हमें पता है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो टिहरी डैम मैक्सिमम देखिए, एक है 740 मीटर, समुद्र तल से 740 मीटर। जो हमारा टिहरी डैम है, अगर उसको सही से काम करना है तो उस पर 750 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हमेशा पानी रहना चाहिए। और मैक्सिमम जब ये भरेगा हमारा टिहरी डैम, तो ये जाएगा 835 मीटर तक। मिनिमम कितना होना चाहिए? 740 मीटर से, समुद्र तल से 740 मीटर की ऊंचाई तक टिहरी डैम में पानी होना चाहिए। और जब फुल भर जाएगा तो कितना जा सकता है? 835।
तो उससे भी 15 मीटर ऊंचाई पर स्थित है हमारा डोबरा चांटी पुल। टिहरी डैम जब मैक्सिमम भरेगा 354 करोड़ घन मीटर क्यूब, अभी हमने देखा था मीटर क्यूब देखा था, तो टिहरी डैम जब मैक्सिमम पूरा भी भर जाएगा तो 835 मीटर तक जाएगा। और डोबरा चांटी पुल है हमारा 850 मीटर। तो इन दोनों के बीच का गैप भी पूछेंगे तो ध्यान रखना है आपने, 15 मीटर का गैप है दोनों के बीच में। और इसकी अनुमानित उम्र बताई गई 100 वर्ष। अब इस डोबरा चांटी पुल पर एक पुस्तक छपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं, पूछ सकते हैं हमारे पेपरों में। पुस्तक का नाम है भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चांटी की कथा। तो इसके राइटर हैं शीशपाल गुसाई। शीशपाल गुसाई शीशपाल गुसाई पुस्तक का नाम है भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चांटी की कहानी। डोबरा चांटी की कहानी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आया तो शेयर ज़रूर करना है आपने, और नोट्स ज़रूर बनाएं, भले कुछ भी हो जाए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम का नाम भी हमारा यही है, उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन। तो अब देखें, टिहरी डैम का विरोध हुआ है। विरोध क्यों हुआ है? क्योंकि ये पहली बात, हमारा जो उत्तराखंड है पर्वतीय राज्य है। अब पर्वतीय राज्य है तो भूकंप सेंसिटिव जोन में भी आता है, क्योंकि नए हिमालय का हिस्सा है। तो नया हिमालय बनते रहता है, इस वजह से धरती में हलचलें चलती रहती हैं। तो इसी वजह से भूकंप भी आते हैं। एक तो वैसे ही यहाँ की ज़मीन कमज़ोर है, फिर अगर इस पर इतना वाटर 354 करोड़ घन मीटर इतना पानी का प्रेशर और डालें तो धरती पर और प्रेशर पड़ने की संभावना है, जिससे यहाँ पर भूकंप आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। भूकंप आने, भूस्खलन की समस्या या बादल फटने की समस्या बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण को इसके बुरे प्रभाव के कारण टिहरी डैम का कई बार विरोध भी हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर काम किया गया है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इनको सुनेंगे और अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले टिहरी डैम का विरोध किया है कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह। तो आप लोग के लिए सवाल है, ये उत्तराखंड से पहली पद्मश्री विजेता हैं कि पद्म भूषण विजेता है या पद्म विभूषण? तो आपने कमेंट बॉक्स में ही बताना है। 1958 में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपने बताना है वो पद्मश्री है, पद्म भूषण है या पद्म विभूषण है। 1978 में बांध विरोधी एक समिति बनी थी टिहरी डैम के विरोध में, जिसके अध्यक्ष थे विद्यासागर नौटियाल जी। 1979 में 79 में बांध के विरोध में वीरेंद्र सकलानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इस बांध को रोका जाए, जिससे हमारा उत्तराखंड खतरे में है। अभी हमने देखा 1978 में बांध विरोधी समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष बने थे विद्यासागर नौटियाल जी। तो 1991 में इस बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष बने हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी। ये वही हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी जिन्हें चिपको आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है। इनके बारे में स्पेशल वीडियो में बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखें। चिपको आंदोलन को विश्व ख्याति दिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, और इन्हीं के प्रयासों से 76 दिन तक इसका काम रुका था, लेकिन बाद में इसका काम फिर से स्टार्ट हो गया था। तो इसी के साथ हमारा ये ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश करी कि अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा सारे फैक्ट कवर किए जाएँ। तो आप आज जितनी भी हमने परियोजनाएं बताई, जैसे चमोली की बताई या हरिद्वार की बताएं, पिथौरागढ़ की बताएं, टिहरी की बताएं, तो आप सभी इनको मैप पे भर लें। और अगर आप इसकी ट्रिक चाहते तो आप ज़रूर लिखकर बता दें। इनका ट्रिक भी मैं दे दूंगा आपको कि इन परियोजनाओं को याद कैसे रखा जाए। अब हर चीज़ की ट्रिक वैसे नहीं बनाई जा सकती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो हमें पढ़कर याद करना ही पड़ेगा। अगर एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आती, बहुत ध्यान से सुनना है आपने। अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, बाद में देखें आपको कितना याद हो रहा है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। PDF आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो तो यहाँ आपको प्राप्त होंगी ही। और जितने भी वीडियो लेक्चर हमारे चल रहे हैं, जैसे आधुनिक भारत के चल रहे हैं, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट चल रहा है, परीक्षा वाणी चल रहा है, परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, या उससे पहले बहुत सारे विविध के टॉपिक मैंने कराए, उन सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप लोग समय निकाल कर, अपना भला सोचकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। ये बैच 0 से ही स्टार्ट हुआ है।
आप अभी भी तैयारी करने में लग जाते हैं तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाने वाली है। वीडियो भी देखनी है आपने, खुद भी 3 से 4 घंटे की तैयारी करनी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो चैप्टर नंबर 11 परीक्षामणि, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 हमारे समाप्त हो चुके हैं। आप सभी को बधाई। कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 और आज रात 8 बजे देखेंगे हम आधुनिक भारत प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आधुनिक भारत के 2 टॉपिक, 1857 की क्रांति, और उसके बाद एक और टॉपिक हम देख चुके हैं जिसमें हमने देखा था भारत में यूरोपियों का आगमन, वो भी कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में। 1857 की क्रांति भी 2 वीडियो में आई थी। आज हमारा तीसरा टॉपिक आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कोशिश करी जाएगी कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो आपने पुरानी वीडियो भी देखते चलने हैं, अपने नोट्स भी बनाने हैं। तो आज शाम को 8 बजे मिलते हैं। धन्यवाद।